हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि इजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बॉटनी के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को। और स्पेशली आज ये जो चैप्टर है ये जेनेटिक्स का चैप्टर है, अनुवांशिकी का है। और आज के इस लेक्चर में हम लॉ ऑफ हेरिडिटी को मेंशन करेंगे, डिस्कस करेंगे कि अनुवांशिकता के कौन कौन से नियम होते हैं। तो मेंडल्स ने कौन कौन से अनुवांशिकता के नियमों को मेंशन किया है उसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। पर स्टार्ट करने से पहले जैसा कि अपने हम वीडियो की शुरुआत में आपसे बोलते हैं कि जो नए व्यूवर्स हैं, अगर उन्हें ये वीडियो अच्छा लगता है तो वो वीडियो को लाइक करना और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अनुवांशिकता के नियम को जानने से पहले हम जानते हैं कि अनुवांशिकी क्या है या जेनेटिक्स किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो मैंने स्टूडेंट्स को कई बार क्लासेस में भी बताया है कि अनुवांशिकी की जब हम बात करते हैं, जब जेनेटिक्स की बात करते हैं, तो स्पेशली हम इसमें हम 2 या 3 चीज़ों को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें हम जेनेटिक कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि जेनेटिक कैरेक्टर यानी अनुवांशिक लक्षण कैसे ट्रांसफ़र होते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि जो इंडिविजुअल हैं उनमें कौन कौन सी सिमिलरिटीज़ और कौन कौन सी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। तो इसमें स्पेशली 3 चीज़ें हो गई। कौन कौन सी? इनमें अनुवांशिक लक्षणों को हम पढ़ते हैं, जीव विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम अनुवांशिक लक्षणों को और अनुवांशिक लक्षणों के उनकी संततियों में पहुंचने की विधियों यानी मेथड्स को यानी लॉज को पढ़ते हैं। किस मेथड से, किस तरीके से वो उनके पेरेंट्स से संततियों में जाता है। और साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि अनुवांशिक समानता और विभिन्नता क्या है। तो अनुवांशिक समानताओं, विभिन्नताओं और साथ साथ अनुवांशिक लक्षणों और अनुवांशिक लक्षणों के जनकों से संततियों में पहुंचने की विधियों का हम स्टडी यानी अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसी अनुवांशिकी कहते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि हेरिडिटरी कैरेक्टर्स क्या हैं, अनुवांशिक लक्षण या अनुवांशिक गुण कौन से गुण होते हैं। तो साथियों, इसमें जैसे लिखा है कि प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनकी संतानों में संचारित होते रहते हैं। ऐसे गुणों को ही हम अनुवांशिक गुण यानी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कहते हैं। तो ऐसे कैरेक्टर्स या ऐसे लक्षण जो पेरेंट्स से उनकी ऑफस्प्रिंग में, उनकी संततियों में ट्रांसफ़र होते हैं, चले जाते हैं, ऐसे लक्षणों को अनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। तो अनुवांशिक लक्षण हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने वाले होते हैं। एक दूसरे कैरेक्टर के बारे में भी हमने स्टूडेंट्स को बताया हुआ है जिन्हें एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहते हैं। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स यानी उपार्जित लक्षण ऐसे लक्षण होते हैं जो वो इंडिविजुअल जो है अपने लाइफ स्पैन में, अपने जीवन काल में अर्जित करता है। तो ऐसे लक्षणों को हम उपार्जित लक्षण कहते हैं। उपार्जित लक्षण कभी भी हेरिडिटरी नहीं होते हैं। उपार्जित लक्षण कभी भी एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। तो हम बात करते हैं अनुवांशिक लक्षणों की। तो अनुवांशिक लक्षण कि जैसे ही टर्म ये आपको सुनाई देता है तो समझ जाइए कि ये ऐसे कैरेक्टर हैं जो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन स्किप करने वाले हैं। एक जनरेशन से स्किप नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र होने वाले हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने वाले हैं। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। स्टूडेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में कुछ कैरेक्टर्स के नाम बताएं कि कौन कौन से कैरेक्टर हम हेरिडिटी कैरेक्टर्स मान सकते हैं। आगे चलते हैं, अनुवांशिकता की बात करते हैं, हेरिडिटी की बात करते हैं। तो साथियों, अनुवांशिकता क्या है? तो अनुवांशिकता अभी हमने जस्ट इसकी डेफिनेशन जो बताई थी कि इसमें अनुवांशिक लक्षणों और अनुवांशिक लक्षणों की किस मेथड से, यानी जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं वो कौन से मेथड से, कौन सी रीति से एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो ये मेथड होता है कि जीवों की इन मूल गुणों का संचरण अनुवांशिकता कहलाता है। यानी जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं वो किस तरीके से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, किस तरीके से इनका ट्रांसमिशन हो रहा है। तो मेथड या वो तरीका ही आपका हेरिडिटरी कहलाता है, उसे ही कहते हैं अनुवांशिकता कहते हैं। दूसरे शब्दों में बात करें तो वंशागत लक्षणों का अध्ययन अनुवांशिकता कहलाता है। जो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होते हैं इसकी स्टडी को हम हेरिडिटी बोल देते हैं, इसे हम अनुवांशिकता कह देते हैं। या सीधे शब्दों में कहें कि किस तरीके से जेनेटिक कैरेक्टर्स एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मतलब हम जेनेटिक कैरेक्टर्स को ही तो स्टडी करेंगे इसमें। तो अनुवांशिक लक्षण कैसे एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, वे उनका कौन सा तरीका है, कौन सा मेथड है, उसे हम अनुवांशिकता कहते हैं। और अनुवांशिकता के कारण ही प्रत्येक जीव जो है, प्रत्येक जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो संतति होती है, अपने माता पिता से काफ़ी ज़्यादा जो है लक्षणों में समान दिखाई देती है। आगे बात करते हैं, जीवों में प्रजनन के द्वारा संतान उत्पन्न करने की अद्भुत क्षमता होती है। ये तो सबको पता ही है। संतानों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो माता पिता से उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचते रहते हैं और जिन्हें अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। इसको हमने ऊपर अभी डिस्कस किया हुआ है और इन्हें पैतृक गुण भी कह सकते हैं। इन गुणों का संचरण
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनकों के युग्मकों के द्वारा होता है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं किस तरीके से एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। तो जो गैमेट्स होते हैं मेल और फीमेल गैमेट्स, तो फीमेल गैमेट्स मदर साइड से और मेल गैमेट्स फादर की साइड से, ये जो है कैरेक्टर्स को लेकर के आते हैं। मेल और फीमेल गैमेट्स, यानी हम स्पर्म की बात करें, एग सेल की बात करें, तो स्पर्म और एग सेल जो गैमेट्स हैं, इन्हीं में जो है आपका इनके जो न्यूक्लियस केंद्रक में जो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, उसी में हमारा जो है हेरिडिटी कैरेक्टर्स, उसी में जो है हमारा जो है जेनेटिक कैरेक्टर्स जो है इंक्लूडेड होता है। तो उसी के माध्यम से एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है। तो गैमेट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, युग्मकों का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। आगे बात करते हैं जो जेनेटिक्स जो टर्म है, इसको किसने जो है जेनेटिक्स टर्म को किसने क्वाइन किया था। तो वो साइंटिस्ट हैं डब्ल्यू बेटसन ने 1905 में 1905 में सबसे पहली बार इस टर्म को क्वाइन किया था। जेनेटिक्स यानी इसको डिफाइन तो किया जा चुका था पहले ही, लेकिन इस टर्म को दिया था कि वास्तव में जेनेटिक्स है क्या। तो जेनेटिक्स नाम का जो शब्द है वो बेटसन के द्वारा जो है क्वाइन किया गया था। बेटसन ने इस शब्द का प्रयोग किया था फर्स्ट टाइम। आनुवंशिकी के क्षेत्र में कुछ वैज्ञानिक हैं जो बहुत ज़्यादा है जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे इसमें आपका मॉर्गन है, टी.एच. मॉर्गन से कहते हैं, ब्रिजेस हैं, मुलर हैं, सेटन है, बीडल हैं और नीरेनबर्ग और डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिनका जेनेटिक्स यानी आनुवंशिक में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। आगे हम बात करते हैं जेनेटिक्स में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जिस साइंटिस्ट का रहा है उन्हें हम कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल की हम बायोग्राफी को पढ़ने वाले हैं। पर साथियों, अगर बायोग्राफी को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके इस वीडियो को देख सकते हैं। मेंडल्स बायोग्राफी नाम से वीडियो का टाइटल है, उसमें आप मेंडल की बायोग्राफी के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें मेंडल की लाइफ स्पैन से संबंधित। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जो जन्म हुआ था 1822 में, 22 जुलाई को हुआ था। 22 जुलाई 1822 को उनका जन्म हुआ था। उनकी डेथ हो गई थी 84 में, 1884 में, 1884 में इनकी डेथ हो गई थी। तो इन्होंने आनुवंशिकी का जो प्रयोग था, मटर का जो पौधा था जो गार्डन पी जिसे कहते हैं, उस पर इन्होंने संकरण प्रयोग के, हाइब्रिडेशन जो है एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने कुछ निष्कर्ष, कुछ रूल्स, कुछ नियम बनाए। और ये जो इन्होंने नियम बना दिए वास्तव में यही आनुवंशिकता के नियम थे, यही आपके हेरिडिटरी लॉज थे। इसलिए हम मेंडल को आनुवंशिकता के जनक या आनुवंशिका के पिता के रूप में यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में कंसिडर करते हैं मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को। आगे चलते हैं, मेंडल से संबंधित कुछ बातों को हम डिस्कस करते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने वैज्ञानिक खोजों से आधुनिक आनुवंशिकी की नींव डाली। तो इन्होंने जो संकरण प्रयोग किए मटर पर, तो इससे जो है आपका जो मॉडर्न जो है जेनेटिक्स की इन्होंने जो है फाउंडेशन रखी, इसकी नींव रखी। ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से 1884 इनका ये ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक स्थान से ईसाइयों के मठ के पादरी थे। अगर इनको डिटेल में पढ़ना चाहें तो ये बताएंगे इनका जो जन्म हुआ था जर्मनी में हुआ था, जर्मनी के सिलिसिया नामक ग्राम में हुआ था 22 जुलाई 1822 को। और उसके बाद इनका जो मेन जो कार्य था वो ऑस्ट्रिया में रहा। तो जन्म इन्होंने जर्मनी में लिया, चूँकि ये दोनों एक नेबर कंट्रीज़ हैं, आसपास के देश हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था जर्मनी में हुआ था, लेकिन इनके जो अधिकांश जो कार्य है वो ऑस्ट्रिया देश से संबंधित थे। तो ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक शहर में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे। मेंडल ने मटर यानी पाइसम साइटाइवम, जिसे गार्डन भी कहते हैं, के पौधों पर अपने प्रयोग किए और कुछ निष्कर्षों पर ये पहुँचे थे और जिन्हें आनुवंशिकता के नियमों के रूप में 1865 में इन्होंने जो है प्रकाशित किया। और प्रकाशित कहाँ पर किया, तो इनका जो प्रकाशन था एक पत्रिका में प्रकाशित की गई थी, जिसे आप प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। तो ये पत्रिका का नाम था, थोड़ा सा बड़ा नाम है, इसको आप याद कर लीजिएगा, प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। तो ब्रून की एक नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी नाम से जो है एक पत्रिका छपती थी। उसमें इन्होंने 1865 में जो भी रूल्स, जो भी कंक्लूजन्स निकाले हुए थे उसको उन्होंने पब्लिश कराया। मटर के पौधों पर किए गए प्रयोगों के निष्कर्षों को उन्होंने 1866 में एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में प्रकाशित कराया। और इसको इन्होंने फिर से जो है 1866 में नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में इन्होंने 1866 में प्रकाशित किया था। लेकिन बात देखिए तो लगभग जब इन्होंने इसको पब्लिश कराया था उसके लगभग 34 वर्षों तक इनके इस रूल्स पर, इन नियमों पर कोई भी ध्यान नहीं गया। और फिर 1900 में जो है 1900 में 3 वैज्ञानिकों ने जो है हुगो डी व्रीज, कार्ल कॉरेंस और एरिक वान सायरमैक, तो इनके नाम याद रखिएगा। 1900 ईस्वी में इन 3 वैज्ञानिकों के द्वारा हुगो डी व्रीज, कार्ल कॉरेंस और एरिक वान सायरमैक, इन्होंने इनके नियमों को फिर से डिस्कवर किया था, फिर से इनके नियमों को खोजा था। चलिए आगे चलते हैं। तो था कुछ बेसिक जानकारी थी मेंडल से संबंधित, इनके नियमों से संबंधित। आगे चलते हैं। मेंडल का जो
कार्य था, ये मेंडल ने जो संकरण प्रयोग किए थे, जो 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स जो उन्होंने ऑब्जर्व किए थे मटर में, तो कौन कौन से वो 7 जोड़ी लक्षण थे जिन्होंने मटर में देखा था, ऑब्जर्व किया था। तो यहाँ पर हमने एक टेबल बनाई हुई है, दिखाया हुआ है आपको। तो इसमें डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों प्रकार के कैरेक्टर्स यहाँ पर शो किए गए हैं। तो देखिए इस फिगर को देखिए, इसमें लिखा हुआ मेंडल्स पी प्लांट ट्रेट्स। मेंडल का जो मटर का पौधा था उसके कौन कौन से कैरेक्टर्स थे, कौन कौन से ट्रेट्स थे। उसमें डोमिनेंट और रिसेसिव को अलग अलग मेंशन किया गया है। डोमिनेंट में आप देखिए, जैसे हाइट में 2 कैरेक्टर हैं, डोमिनेंट है और रिसेसिव है। तो जो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर है ये टॉल है, यहाँ पर पौधा लंबा दिखाया गया है, और ये पौधा आपका बौना है, सॉल्ट है, डॉर्फ कह सकते हैं आप इसे। फिर सीड के शेप की बात करें तो सीड के शेप में 2 प्रकार के सीड के शेप थे, राउंड और रिंकल्ड। तो राउंड जो है आपका ये डोमिनेंट है। तो इस कैटेगरी में जितने भी लिखे गए हैं ये सब आपके जो है डोमिनेंट वाले हैं। तो हाइट में आपका टॉल, आपका हाइट की बात करें तो टॉल जो है आपका डोमिनेंट कैरेक्टर है। सीड शेप की बात करें तो राउंड आपका इसमें डोमिनेंट है। हाइट में आपका जो डॉर्फ है, जिसे आप सॉल्ट कहते हैं, ये रिसेसिव है। और रिंकल्ड जो है आपका सीड शेप में, ये आपका जो है अधिकांश बच्चों को याद होगा ये। वैसे जो 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, राउंड है आपका डोमिनेंट है और रिंकल्ड आपका रिसेसिव है। सीड कलर की बात करें तो येलो जो है आपका डोमिनेंट है और जो ग्रीन है ये रिसेसिव है। और आगे बात करें तो सीड कोट की बात करते हैं। तो सीड कोट में जो ग्रीन कलर है ये आपका जो है डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, और वाइट जो है आपका ये रिसेसिव है। पॉड शेप की बात करें तो पॉड शेप में आपका 2 प्रकार के शेप होते हैं, इनफ्लेटेड या इसे फुल कहा जाता है, फूली हुई जो फली होती है इनफ्लेटेड, तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। और कॉन्स्ट्रक्टेड की बात करें तो कॉन्स्ट्रक्टेड ये जो है आपका रिसेसिव ट्रेट्स है या रिसेसिव कैरेक्टर है। पॉड कलर की बात करें तो जो ग्रीन कलर है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जो येलो कलर है पॉड का वो है आपका रिसेसिव कैरेक्टर। और लास्ट बचा है फ्लावर से संबंधित। तो फ्लावर की पोजीशन क्या है, तो फ्लावर की पोजीशन 2 प्रकार की होती है। एक्सियल का मतलब यानी कक्षस्थ यानी कक्षीय, और दूसरा आपका टर्मिनल होता है। तो जब पौधे पर जो है फ्लावर जो है कक्षों में निकलते हैं, ठीक है, तो उन्हें एक्सियल कहते हैं। और जब उनके एपेक्स पार्ट पर निकलते हैं, शीर्ष बिंदु पर निकलते हैं, तब उन्हें हम टर्मिनल कहते हैं। तो इसमें जो एक्सियल वाला है ये आपका डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव जो 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर हैं इनको आप याद कर लीजिएगा। वैसे बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा। आगे चलते हैं, आगे मूव करते हैं। तो मेंडल ने मटर के पौधे में 7 जोड़े लक्षण देखे थे, और जो इसमें जो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर थे ये अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित थे। तो अलग अलग गुणसूत्रों पर थे, इसलिए इनको थोड़ा सा जो है ऑब्जर्व करना, इनको कैलकुलेट करना आसान था। निष्कर्षों पर पहुंचना थोड़ा सा जो है कंपेरेटिवली कह सकते हैं कि तुलनात्मक रूप से ज़्यादा आसान था। इस टाइप से इन्होंने कैरेक्टर्स को चूज किया था कि जो कैरेक्टर्स उन्होंने चुने थे, प्रत्येक जो कैरेक्टर था वो केवल एक ही गुणसूत्र से संबंधित था। तो 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स इन्होंने ऑब्जर्व किया था, और सारे के सारे जो कैरेक्टर्स थे वो अलग अलग गुणसूत्रों पर थे। तो काफ़ी अच्छा जो है मेथड था जो है इनका। आगे बात करते हैं मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। तो मेंडल ने आनुवंशिकता से संबंधित जो है 3 नियम दिए हैं। कौन कौन से 3 नियम हैं? पहला है प्रभाविता का नियम, या इसे कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो प्रभाविता का नियम क्या है? तो इस नियम में इन्होंने बताया कि जब हम 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स को लेते हैं, एक जोड़ी लक्षणों को लेते हैं, ये लिखा हुआ है, वह एक जोड़ा विपरीत गुणों वाले शुद्ध पिता और माता में संकरण कराने से प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण यानी डोमिनेंट कैरेक्टर प्रकट होते हैं, जबकि अप्रभावी गुण छिप जाते हैं। इस नियम को ही लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। तो इन्होंने ये बताया, इसको सरल शब्दों में अगर समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि जब शुद्ध लक्षणों वाले पौधों को लिया जाता है और एक कैरेक्टर्स को उसमें लेकर क्रॉस किया जाता है, 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर लेते हैं, एक जोड़ी लक्षणों को लेकर के 2 प्योर प्लांट्स के बीच में, 2 शुद्ध पौधों के बीच में क्रॉस कराया जाता है। लेकिन कैरेक्टर्स कौन सा लिया जाएगा? कैरेक्टर हम केवल 1 पेयर लेते हैं, एक जोड़ी लक्षण लेते हैं। तो एक जोड़ी लक्षणों को लेकर के 2 शुद्ध पौधों के बीच में एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव लेकर के इनको क्रॉस कराते हैं। तो ये देखते हैं कि जो F1 जनरेशन है, जो पहली पीढ़ी है, यानी जो संततियों की जो पहली पीढ़ी है, तो उसमें जो है जितनी भी ऑफस्प्रिंग, जितनी भी संततियाँ मिलती हैं, सब की सब डोमिनेंट वाली होती हैं। तो मेंडल ने ये बता दिया कि जब आप 2 शुद्ध पौधों को लेंगे और उनके 1 पेयर कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराएंगे, तो पहली पीढ़ी में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही मिलेगा। तो इसको इन्होंने एक लॉ माना, एक नियम माना, एक कानून मान लिया कि ये एक नियम है कि पहली पीढ़ी में फर्स्ट जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होगा। इसे ही लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। तो इसको इन्होंने एग्जाम्पल से समझाया। तो बहुत सारे इन्होंने एग्जाम्पल दिए थे। वैसे 7 जोड़ी लक्षण थे, तो 7 आप एग्जाम्पल को ले सकते हैं।
जैसे उन्होंने कहा कि अगर एक शुद्ध लंबे पौधे को आप एक शुद्ध बौने पौधे के साथ में क्रॉस करते हैं, कैपिटल टी को क्रॉस करते हैं स्मॉल टी के साथ में, तो सबसे पहले तो गैमेट्स बनते हैं, सबको पता है कैपिटल टी और स्मॉल टी इस टाइप से गैमेट्स बन जाएगा। फिर इसके बाद जब इनका फ्यूज़न होगा या निषेचन होगा, तो निषेचन करने पर जो है इस तरीके से F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, इस टाइप से आपको 4 पौधे मिल जाएंगे जो सब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। आप इसको देखें तो इसमें डोमिनेंट वाला भी एलील है और रिसेसिव वाला भी एलील है, कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है, लेकिन जो इसका फिनोटाइप होगा वो कैपिटल टी का ही होगा। तो सारे के सारे जो पौधे होंगे वो लंबे होंगे, लेकिन ये लंबा जो पौधा है ये प्योर नहीं है, ये होमोजाइगस नहीं है, बल्कि ये हेट्रोजाइगस है, विषम युग्मजी है, या इसे अशुद्ध लंबा पौधा कह सकते हैं। तो ये था आपका पहला जो नियम, यानी आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग जब आप 2 शुद्ध पौधों को लेकर के किसी एक जोड़ी लक्षण को लेकर क्रॉस कराते हैं, तो ये एक जोड़ी लक्षण यहाँ पर क्या है, तो ये जो लक्षण लिया गया है ये हाइट का है। हाइट के 2 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर हैं, एक लंबा और एक बौना। तो लंबा और बौना 2 हो गया, 2 को मतलब हम एक पेयर कहते हैं, एक जोड़ी कहते हैं। जैसे ये हो गया आपका एक और दूसरा ये हो गया, लेकिन अगर जोड़े की बात करें तो आपका ये जोड़ा बन गया, ठीक है। दोनों को मिला करके आप 1 पेयर आप कंसिडर करेंगे। तो जब हाइट वाले एक शुद्ध लंबा पौधा एक शुद्ध बौना पौधों को लेकर क्रॉस किया गया, तो इन्होंने F1 में देखा कि सारे के सारे लंबे पौधे ही मिले, मतलब जो डोमिनेंट करेक्टर है वही F1 में दिखाई दिया। इसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रभाविता या प्रबलता का नियम। चलिए दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या है, तो दूसरा नियम है वो है पृथक्करण का नियम, या इसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से जानते हैं। तो पृथक्करण का नियम क्या होता है, तो इसके अनुसार युग्मकों के निर्माण के समय कारकों यानी जीन के जोड़े के कारक अलग अलग हो जाते हैं और इनमें से केवल एक ही कारक किसी युग्म के पहुंचता है। इस नियम को हम लॉ ऑफ प्योरिटी के नाम से भी जानते हैं, शुद्धता के नियम से भी जानते हैं, या लॉ ऑफ यूनिवर्सल प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम से भी जानते हैं। सार्वत्रिक युग्मकों की शुद्धता के नियम से भी इसको जानते हैं। तो इसमें इन्होंने ये बताया कि जो F1 में पौधे प्राप्त हुए हैं उनको जब सेल्फिंग कराया जाता है, उनका जब स्वपरागण कराया जाता है, तो जो गैमेट्स हमको, जो एलील हमको F1 में नहीं दिख रहा था, वो फिर से सेग्रीगेट हो जाता है, वो फिर से अलग हो जाता है। इसीलिए हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, यानी जो हमको एलील नहीं दिखाई दे रहा है वास्तव में वो एलील होता है और प्योर फॉर्म में होता है, शुद्ध रूप में होता है। तो इसलिए इसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी के नाम से भी जानते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम से भी जानते हैं कि जो F1 जनरेशन में जो गैमेट्स हाइड था, छिपा हुआ था, फिर से वो सेग्रीगेट हो जाता है, फिर से अलग होता है, उसका सेग्रीगेशन होता है। और ये इसका जो गैमेट्स जो सेग्रीगेट्स हो रहा है इसकी प्योरिटी मेंटेन रहती है, इसकी शुद्धता बनी रहती है। तो इसलिए हम इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से जानते हैं, या इसे हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम से जानते हैं कि युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है और साथ ही साथ जो एलील जो F1 में जो नहीं दिखाई दे रहा है ये उसमें से सेग्रीगेट्स होता है, अलग होता है, और वो कैरेक्टर हमको फिर से शुद्ध रूप में पूरी तरीके से दिखाई देता है। तो इसको हम अगर समझें, डायग्राम से समझें, क्रॉसिंग से समझें, तो देखिए ये तो हमने पीछे इसको डिस्कस ही कर लिया है कि जो लंबे पौधे कैपिटल टी को स्मॉल टी से क्रॉस करते हैं छोटे पौधों को, ड्वार्फ को, तो F1 में सारे के सारे पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले मिल जाते हैं, लंबे पौधे मिल जाते हैं जो कि अशुद्ध हैं, हाइब्रिड हैं, हेट्रोजाइगस हैं। इनको जब सेल्फिंग कराया जाता है कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करते हैं उसी टाइप के कैपिटल टी स्मॉल टी वाले पौधे के साथ में, तो देखते हैं कि जो आपको F1 में यहाँ पर देखिए, देखने पर जो हमने बताया था कि ये लंबा पौधा है, तो लंबा पौधा यानी कैपिटल टी को एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन वास्तव में इसमें स्मॉल टी भी है। हम जीनोटाइप लिख रहे हैं तो हमको तो पता चला है, लेकिन आप उसको जब देखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि इस लंबे पौधे में वास्तव में क्या बौने पौधे वाला एलील है कि नहीं है, तो आप देख करके नहीं बता सकते हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ में, तो इस टाइप से आपको F2 जनरेशन में यानी दूसरी पीढ़ी में इस टाइप से आपको कुछ फिनोटाइप देखने को मिलेंगे। तो आप देखेंगे कि एक तो आपका एकदम लंबा पौधा होगा और प्योर होगा, होमोजाइगस होगा, 2 पौधे होंगे जो आपके हाइब्रिड वाले होंगे, लेकिन आप इनको जब देखेंगे फिनोटाइप देखेंगे तो ये तो एक ही जैसे दिखाई देंगे, सारे के सारे लंबे पौधे। ये जो 3 पौधे हैं तीनों तो आपको लंबे ही दिखाई देंगे, लेकिन वास्तविक रूप से अगर जीनोटाइप के लिए देखेंगे, उनका जीनोटाइप देखें तो वास्तव में जो पहला वाला है ये आपका प्योर है, बाकी 2 हाइब्रिड वाले हैं। और जो नेक्स्ट अगला चौथा पौधा मिलेगा ये आपका ड्वार्फ वाला मिलेगा। तो F1 में हमने बताया था कि ड्वार्फ वाला हाइड हो गया था, वो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वास्तव में वो फिर से सेग्रीगेट्स होता है, फिर से अलग होता है, उसके गैमेट्स फिर से अलग होते हैं और वो गैमेट्स फ्यूज़ होकर के फिर से
फिर से सेकंड जनरेशन में दूसरी पीढ़ी में नए पौधे को जन्म देते हैं। तो ये है आपका पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। युग्मकों की यानी गैमेट्स की प्योरिटी मेंटेन रहती है, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता के नियम से भी जानते हैं। अब देखिए इसमें कुछ रेशियोज़ हैं, इसको आपको याद रखना ज़रूरी है। जब सेकंड जनरेशन होती है तो इसमें जो फिनोटाइपिक रेशियो होता है वो रेशियो होता है 3:1। मतलब इसमें जो 3 पौधे हैं, 1, 2 और 3, ये 3 पौधे आपके लंबे पौधे हैं और बाकी जो एक पौधा होता है ये बौना पौधा होता है। तो जो रेशियो आएगा लंबे एंड टॉल एंड ड्वार्फ का जो रेशियो आएगा, टॉल एंड ड्वार्फ का वो रेशियो 3:1 आएगा। 3:1 टॉल एंड ड्वार्फ का रेशियो जो है 3:1 आएगा, फिनोटाइपिक रेशियो। और हम बात करेंगे जीनोटाइप की, तो जीनोटाइप का मतलब है उनके एलील्स कौन कौन से टाइप के हैं। तो इसमें देखो तो दोनों कैपिटल टी हैं, तो एक ये हो गया कैपिटल टी एक हो गया, और उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी जो है आपका, एक मिनट इसको मिटा देते हैं। तो कैपिटल टी ये जो कैपिटल टी है इसकी संख्या है 1, कैपिटल टी स्मॉल टी इसकी संख्या है 2, और ये स्मॉल टी इसकी भी संख्या है 1। तो जो रेशियो आएगा वो रेशियो आएगा 1:1 का। 1 आपका कैपिटल टी वाला है, और जो 2 है आपका कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है, और 1 जो है आपका स्मॉल टी। इस टाइप से आपका जो जीनोटाइपिक जो रेशियो मिलेगा 1:1 का मिलेगा। तो सेकेंड जनरेशन में फिनोटाइप का रेशियो 3:1 और जीनोटाइप का रेशियो 1:1 का होता है। इसको याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं मेंडल के तीसरे नियम का, जिसे स्वतंत्र अवयवन के नियम से जानते हैं या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से जाना जाता है। तो साथियों ये कौन सा नियम है, तो वास्तव में देखें तो ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये एक प्रकार का पृथक्करण का ही नियम है। लेकिन बात ये है कि यहाँ पर जो है जो कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो वो आपका 1 पेयर से अब काम नहीं चलेगा। अब हमको अगर इसको डिफाइन करना है तो हमें 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स लेने पड़ेंगे। तो इस नियम के अनुसार जब 2 जीव 2 या 2 से अधिक लक्षणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो उनमें से एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की वंशागति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एक जो आपका जो कैरेक्टर है उसकी हेरिडिटी और किसी दूसरे कैरेक्टर की हेरिडिटी आपस में अलग अलग होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। देखिए इसमें दिया गया है कि जब गोल और पीले बीज वाले पौधे का झुर्रीदार और हरे बीज वाले पौधे के साथ में क्रॉसिंग कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी गोल पीले बीज वाले पौधे मिलते हैं, और F2 पीढ़ी में अगर आप इनको देखेंगे तो 9:3:1 के रेशो से ये 4 प्रकार के फिनोटाइप को दिखाते हैं। अब आइए देखते हैं तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक प्रकार का जो है पृथक्करण ही है, लेकिन इसमें हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं। जबकि पहला और दूसरा जो नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वो दोनों आपके मोनो हाइब्रिड क्रॉस बेस थे, लेकिन ये आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस बेस है। यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं वो आपका 2 पेयर्स लिए जाएंगे। तो जब 2 पेयर्स आप कैरेक्टर्स लेंगे तो आप देखेंगे कि जो पहला वाला कैरेक्टर है दूसरे वाले कैरेक्टर को बिना प्रभावित किए हुए स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली जो है असॉल्ट होता है, अलग होता है। अब आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो देखिए इसमें पीले और गोलाकार यानी आपका येलो एंड राउंड शेप वाले जो है प्लांट का जो है क्रॉस कराया गया है हरे और झुर्रीदार वाले ग्रीन और रिंकल्ड के साथ में। तो सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर गैमेट्स बना कैपिटल वाई और कैपिटल आर, और ये बना स्मॉल वाई स्मॉल आर। F1 जनरेशन में आपको मिले हेट्रोजाइगस कंडीशन कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इस टाइप से पीले और गोलाकार यानी हेट्रोजाइगस आपको पौधा मिला F1 जनरेशन में, पहली पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में। इसको आगे आप फर्दर अगर इसका जो है क्रॉस कराते हैं, इसका सेल्फिंग कराते हैं, स्वपरागण कराते हैं, तो इस टाइप से पहले तो आपको 4 प्रकार के गैमेट्स मिलेंगे। तो गैमेट्स बनाना सभी स्टूडेंट्स को आना चाहिए, खासकर ये डाई हाइब्रिड क्रॉस में कैसे गैमेट्स बनाते हैं तो इसको हमने बाकायदे आपको बताया भी है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं गैमेट्स कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए आप इस टाइप से जो है एक तरफ ये आपका वाई वाला लिख लें और एक तरफ आर वाला लिख लें। तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई और उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर, इस टाइप से इसको 2 भागों में लिख लें। ठीक है, 2 भागों में ऐसे लिख लीजिए। फिर उसके बाद आप इसको क्रॉस कर दीजिए। तो पहले कैपिटल वाई को हम क्रॉस करते हैं इन दोनों के साथ में, तो ये हो जाएगा कैपिटल वाई और कैपिटल आर, ये हो जाएगा कैपिटल वाई और स्मॉल आर, और ये हो जाएगा आपका स्मॉल वाई यानी कैपिटल आर, और ये वो हो जाएगा आपका स्मॉल वाई यानी स्मॉल आर। इस टाइप से आपको 4 मिल जाएंगे। तो देख लेते हैं कैपिटल वाई और कैपिटल आर। ठीक है, उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल आर, उसके बाद स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई यानी स्मॉल आर। इस टाइप से देखिए ये आपको 4 देखने को मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, ये गैमेट्स हैं। तो गैमेट्स बनाना आसान है, आसानी से आप बना सकते हैं। अब जो गैमेट्स बनेंगे इस वाले में, चूँकि हमने 2 को क्रॉस किया है, यहाँ पर केवल 1 दिखाया जा रहा है, लेकिन ये वास्तव में 2 हैं। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर को क्रॉस किया गया है। कैपिटल वाई स्मॉल आर इन दोनों के साथ में क्रॉस किया गया है। तो हमने यहाँ पर इसको देख लिया, इसमें 4 गैमेट्स ये बने, तो सेम इसके भी वही 4 गैमेट्स बनेंगे। तो अब इसको एक चेकर बोर्ड के माध्यम से यहाँ पर समझाया गया है।
दोनों के देखिए गैमेट्स सेम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। ये जो गैमेट्स हैं, ये गैमेट्स हैं, दोनों सेम हैं। तो इनको जब आप क्रॉस करेंगे तो इस टाइप से आपको कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसमें देखते हैं कितने प्रकार के फिनोटाइप हैं। तो आप देखेंगे जो येलो और राउंड वाले हैं यानी YR वाले, ये YR वाले आपको 9 मिलेंगे देखने को, ठीक है। इनको आप ज़रा काउंट कर लीजिए, एक हो गया, दूसरा, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पाँचवा हो गया, उसके बाद ये छठा हो गया, इसके बाद ये सातवां हो गया, उसके बाद ये आठवां हो गया और ये 9वां हो गया। तो 9 की संख्या में आपको मिलेंगे येलो एंड राउंड वाले। उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे येलो एंड रिंकल्ड वाले। येलो एंड रिंकल्ड को आप देखेंगे, येलो एंड रिंकल्ड, तो इनकी संख्या मिलेगी आपको 3। देखते हैं कहाँ पर येलो एंड रिंकल्ड है। तो येलो एंड रिंकल्ड, एक मिनट ज़रा इसका कलर चेंज कर लें, चलिए रहने दीजिए, ऐसे समझ लेते हैं। येलो एंड रिंकल्ड एक हो गया आपका, ठीक है। एक दूसरा ये हो गया और इसके बाद येलो एंड रिंकल्ड कहाँ है, येलो एंड रिंकल्ड, एक मिनट, पीला एंड ये, सॉरी ये नहीं होगा, येलो एंड रिंकल्ड एक ये, येलो एंड रिंकल्ड एक ये, और आपका येलो एंड रिंकल्ड यानी पीला और चूड़ीदार ये। तो पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, 3 की संख्या में हो गए। नेक्स्ट आगे बात करेंगे तीसरे फिनोटाइप की। तो तीसरा फिनोटाइप हमारा होगा, इसके बाद ग्रीन आएगा, हरा और गोलाकार, ये आपका ग्रीन एंड राउंड GR इसको लिख देते हैं। तो इसको भी आप देखेंगे 3 है आपका, एक ये और दूसरा ये और तीसरा ये, इसकी भी संख्या 3 है। अब लास्ट में बचा ये वाला जो है आपका, वो है हरा और झुर्रीदार, इसकी संख्या केवल 1 है। तो आप इसका फिनोटाइप देखेंगे तो फिनोटाइप आपको 9:3:1 के रेशियो में देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसको हमने डिटेल में मेंशन किया हुआ है। तो 9 मिलेंगे आपको येलो एंड राउंड वाले, 3 मिलेंगे आपको ग्रीन एंड राउंड वाले, 3 मिलेंगे आपको येलो एंड रिंकल्ड वाले, एंड आपको जो है 1 मिलेगा आपका ग्रीन एंड रिंकल्ड वाला। तो इस टाइप से आपको 9:3:1 के रेशियो से आपको फिनोटाइपिक रेशियो देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको जीनोटाइप को देखेंगे तो जीनोटाइप को भी यहाँ पर अच्छे तरीके से मेंशन किया गया है। तो कैपिटल YR वाले आपको 1 मिलेंगे, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल RR वाले में आपको 2 मिलेंगे। तो इस टाइप से जो रेशियो आएगा वो आप यहाँ पर नीचे मेंशन है। ये इसके रेशियो को आप अगर याद करना चाहें तो फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:1 का रेशियो, और जो जीनोटाइप का जो रेशियो है वो है 12:24, 12:1। इसको मोबाइल नंबर की तरह आप याद कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स को हमने बताया भी है कि इसको ज़्यादा जो है आप डिटेल में मेंशन मत करिए, आप केवल इसका रेशियो याद कर लीजिए 12:24, 12:1 करके, ठीक है। अब बात करते हैं 1-2 पॉइंट्स और यहाँ पर कवर कर लेते हैं। बैक क्रॉस क्या होता है और टेस्ट क्रॉस क्या होता है। तो बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में आपको केवल याद करने वाली जो बातें हैं, बैक क्रॉस में आपको याद करना है इसका फार्मूला। तो बैक क्रॉस का फार्मूला होता है F1 इंटू डोमिनेंट पेरेंट्स, और टेस्ट क्रॉस में जो है इसका भी फार्मूला आपको यहाँ पर दिख रहा है। टेस्ट क्रॉस बराबर होता है F1 इंटू रिसेसिव पेरेंट्स। तो जब हम F1 का मतलब यानी संकर यानी हाइब्रिड, जब हम हाइब्रिड का क्रॉस कराते हैं उसके प्रभावी जनक के साथ में, तब उसे हम कहते हैं बैक क्रॉस। और जब हम संकर यानी आपका F1 को क्रॉस कराते हैं उसके रिसेसिव पेरेंट्स के साथ में, तब उसे हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। हिंदी में इसे कहते हैं प्रतीप संकरण या संकर पूर्वज संकरण के नाम से जानते हैं, और ये होता है आपका परीक्षण संकरण। तो याद रखिएगा बैक क्रॉस का फार्मूला F1 इंटू डोमिनेंट पेरेंट्स के साथ में क्रॉस कराएंगे, और टेस्ट क्रॉस का फार्मूला F1 इंटू रिसेसिव पेरेंट्स के साथ में। तो साथियों ये था आज का हमारा लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप हमें अपनी फीडबैक जरूर दीजिए। जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ एक नए लेक्चर के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक ऐसे ही वीडियो लेक्चर देखते रहिए, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मुलाकात करते हैं। जय हिंद।